हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ARK नॉवल स्टोरी। अगर आप सब चाहते हैं कि इस स्टोरी की वीडियो सबसे पहले आपके पास आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 21 बिलीव इन यू। इन नज़दीकियों को क्या समझूं? उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या इतने सारे लोगों के सामने ये सच में ठीक है? इसमें क्या गलत है? रूबी ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या आप सभी से कुछ कहना चाहते हो? रूबी ने आदित्य के कान में धीरे से पूछा। आदित्य एकदम से कुछ नहीं बोला, ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा घबराया हुआ है। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, रूबी मुस्कुराए और उसे दिलासा दिया। नहीं, आदित्य ने एक गहरी सांस ली और रूबी हाथ से धीरे से माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। आदित्य का स्वर दृढ़ और दृढ़ था। रूबी ने थोड़ा हैरत से आदित्य को देखा, उसकी बड़ी आंखों में खुशी का एक स्पर्श था। आदित्य ने माइक्रोफोन पकड़ा और सामने खड़े लोगों को देखा। इन अमीर लोगों की आंखों का सामना करते हुए आदित्य ने अपनी मानसिकता को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे पता है कि आप मुझे नहीं जानते, और इससे पहले जो मुझे जानते थे उनके लिए मैं बस एक बेकार व्यक्ति था। लेकिन कुछ ही समय में आप बिना किसी और से जाने खुद आदित्य कपूर के काम को जानेंगे। मुझे बस इतना ही कहना है। आदित्य ने माइक्रोफोन रूबी को वापस थमा दिया। पूरे हॉल में एक बार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कुछ लोग शक के घेरे में थे आदित्य की काबिलियत को लेकर, और कुछ ने विश्वास करना सही समझा। आई बिलीव इन यू, रूबी अचानक बोल पड़ी। रूबी की आवाज में झलक रहे विश्वास को देखकर सामने उसको नाराज न करने वाले लोग भी हामी भरने लगे। मिस वालिया गलत इंसान को सपोर्ट नहीं करती, हम भी ट्रस्ट करते हैं। सॉरी बीच में बोलने के लिए, लेकिन पता चला है कि आप में 83% लोग सिर्फ सुनते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल ARK नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले, तभी सबसे पहले स्टोरी आपके पास आएगा। आपकी स्किल्स से वाकिफ होने का मौका जल्दी देना प्लीज़। लोगों में से एक के बाद एक प्रतिक्रिया हुई और जोरदार तालियां बजीं। लेकिन आदित्य खुद को कड़वाहट से मुस्कुराने से नहीं रोक सका। वह अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग वास्तव में उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, वे बस रूबी वालिया को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर पाए। हम लूजर दिखा देगा कपड़े धोकर सबको अपनी स्किल्स। किंजल खुद को आदित्य की निंदा करने से नहीं रोक सकी। इस बार किंजल के आसपास के लोग भी कुछ हद तक नाखुश थे। ऐसा लगता था जैसे वह यहाँ सिर्फ क्रिटिसिज्म करने ही आई है, पर अच्छी रेपुटेशन वाले लोगों को ऐसी बचकानी बातें पसंद भी नहीं आती। ऐसा लगता है कि आपकी परफॉर्म करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा है, क्यों ना आप स्टेज पर आकर कुछ शब्द बोलें। इस बार रूबी को भी किंजल की घटिया हरकत पर गुस्सा आ गया, फिर भी उसने किंजल को ठंडेपन से देखा। अपनी और घूमी नाराजगी भरी निगाहों के बीच किंजल कुछ नर्वस हो गई। किंजल ने आंखें फाड़कर देखा, कुछ बोलने वाली थी। नमन ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और कांपती आवाज में कहा, मिस वालिया, उसके पास स्टेज पर आने की एबिलिटी नहीं है, वह कुछ नहीं बोलना चाहती होगी, प्लीज ऐसा मजाक मत करो। रूबी ने नाक सिकुड़ी और कहा, अगर उसने फिर से कुछ अपमानजनक कहने की हिम्मत की तो उसे परिणामों पर विचार करना पहले कर लेना चाहिए। ये वाक्य बोलने के बाद रूबी ने नमन पर ध्यान नहीं दिया। हनी, मुझे बोलने दो, क्या ये हमारे साथ खिलवाड़ नहीं है? जब उसने हमें नहीं चुना तो उसने हमें क्यों स्पॉटलाइट में खड़ा किया? किंजल नाराजगी में बड़बड़ाए। शट अप, नमन खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाया। इस समय जितना अधिक वह किंजल को देखता उतना ही अधिक घृणा महसूस करता। नहीं, खुराना परिवार ने जिस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए स्ट्रगल किया है उसे इस तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता। नमन ने अपने दिल में दहाड़ लगाई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, स्थिति को सुधारने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। रूबी आदित्य का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे और सीधे सामने की टेबल पर चली गई। कुछ इंपोर्टेंट लोगों के बिना और कोई भी यहाँ नहीं बैठ सकता था। इन नामी चेहरों का सामना करते हुए घबराए बिना रहना इम्पॉसिबल था। कि अब तक वह सिर्फ एक काय की तरह रहा है, पर रूबी की अब तक मिली इतनी सपोर्ट की रिस्पेक्ट के लिए उसे अपने आप को प्रूफ करना ही होगा, तभी वह रूबी का हाथ मान पाएगा। वे दोनों सीधे टेबल पर चले गए और बैठ गए। दोनों के बैठने के बाद सभी की नज़र आदित्य पर गई। उनकी निगाहें क्यूरियोसिटी से भरी हुई थीं जो साफ झलक रही थी। आदित्य बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, पर इतना हॉट और एलिजिबल लड़का जिसकी पहचान सीधे वालिया की प्रिंसेस के साथ है, वह अब तक नज़र में क्यों नहीं आया? रूबी, यह आदित्य कपूर कौन है? न कोई बिजनेसमैन इसको जानता है, ना ही मैंने तुम्हारे मुंह से उसका कभी जिक्र सुना था। एक मिडिल एज अच्छी खासी पर्सनैलिटी मेंटेन किए हुए आदमी रूबी के पास सीट लेते हुए बोला। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल ओबरॉय, क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं ही इज राइजिंग स्टार? कुंदन ओबरॉय, जो वालिया फैमिली का बहुत करीबी दोस्त है। रूबी की बात पर उसने ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम्हारा मतलब अभी उसके पास कुछ नहीं? अगर मैं प्रॉपर्टी और पैसे की बात करूं तो आदित्य के पास अभी कुछ नहीं, लेकिन बहुत जल्द वह अपने दम पर मुकाम हासिल करेगा, क्योंकि उसकी स्किल्स की बात करूं जो उसके पास है वो इसके बिना किसी और के पास नहीं है। रूबी ने झट से जवाब दिया। इन शब्दों पर आदित्य शर्मा गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
पर बाकी सभी को ये कुछ हद तक मजाक ही लगा। स्किल्स की परवाह कौन करता है, केवल पैसा और पावर ही दूसरों से सम्मान करवा सकती है। आदित्य के पास पैसा और पावर नहीं है, ये सुनकर कुंदन ओबरॉय बहुत खुश हुआ, क्योंकि वालिया के साथ टिकने के लिए इसी की तो जरूर होती है। उसने सीधे आदित्य से सवाल किया, रूबी ने तुम्हारी इतनी तारीफ है, मुझे कब दिखाओगे अपना वो पक्ष जो रूबी ने देखा है। आदित्य ने कुछ देर के लिए कुंदन ओबरॉय के चेहरे को ध्यान से देखा, फिर बोला, अंकल आपको अपच महसूस होता होगा कभी कभी, वो असल में दिल का रोग है। आदित्य की बात पूरी होने से पहले ही कुंदन ओबरॉय खिलखिलाकर हंस और बोला, आपके लहजे से लगता है कि आप डॉक्टर हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, आदित्य ने बिल्कुल सीरियस होकर जवाब दिया। कुंदन ने नमे अपना सिर हिलाया और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने फुल बॉडी टेस्ट करवाए हैं और मेरे सभी रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल हैं। आदित्य ने आईब्रोज उठाते हुए कहा, मेरा सजेशन है आप एक बार दिल को जांच करवाओ। मुझे नहीं लगता इतना भ्रम जरूरी है। कुंदन फिर से हंसने लगा। आई एम नॉट किडिंग, इट इज़ अ सीरियस मैटर। आदित्य ने अपनी पावर पर फोकस किया, उसको फिर से कुंदन के दिल के स्थान पर एक ब्लैक होल दिखा। अपनी पावर की प्रैक्टिस करते हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो उसको इस ब्लैक होल का मतलब नहीं समझ आ रहा था कि उसका किस बीमारी के साथ कनेक्शन है, बस इतना समझ आ रहा था कोई प्रॉब्लम है जो दिल में है। मुझे समझ है बेटा कि आपको आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा है, लेकिन खुद को सबसे अलग दिखाने के लिए दूसरों को टेंशन में डालना उल्टा भी पड़ सकता है। कुंदन का लहजा चेतावनी भरा लग रहा था। उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि अगर यह रूबी की तरफ से न इनवाइट होता तो अब तक वह अपना आपा खोकर आदित्य को सबक सिखा देता। बीच बचाव करते हुए एक आदमी बोला, मिस्टर कपूर इनका टेस्ट करने वाले बैटल जोन के कमांडर हैं, आपको जिद छोड़ देनी चाहिए। आदित्य की भवें सिकुड़ गईं, उसको इस बात की कंफ्यूजन थी बात को जारी रखे या छोड़ दे। रूबी तुम भी अभी छोटी ही हो, अपने आसपास के लोगों से केयरफुल रहना। कुंदन ओबरॉय ने आदित्य की ओर इशारा किया। आदित्य के भी एक्सप्रेशन सख्त हो गए। ये सुनकर रूबी तुरंत हंस पड़ी, मुझे लगता है कि अंकल आपको आदित्य की सलाह माननी चाहिए। मुझे अभी भी आदित्य पर विश्वास है, उसने जो भी कहा है जानबूझकर नहीं कहा। इससे कुंदन ओबरॉय शर्मिंदा हुए, पर उन्होंने मर्यादा कायम रखते हुए यहाँ बात को आगे नहीं बढ़ाया। पर उनको आदित्य पर भी गुस्सा था, जिसने उसको मुंह बंद रखने वाली कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया। लेट्स ड्रिंक, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। पास में खड़े किसी व्यक्ति ने बीच बचाव के लिहाज से जल्दी से अपना गिलास उठाया और ओबरॉय से चीयर किया। माहौल वापस से खुशनुमा हो गया, सभी अपनी अपनी बातों में बिजी हो गए, लेकिन कुंदन ओबरॉय का चेहरा फीका लग रहा था। ये देखकर आदित्य ने अपना वाइन ग्लास उठाया और चीयर करने की पहल की। अंकल शायद मैं गलत था, प्लीज बी हैप्पी। कुंदन ओबरॉय ने आदित्य की ओर देखा, नाक सिकुड़ी और फिर तुरंत अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वाइन का ग्लास पकड़े आदित्य बेहद एम्बरेसमेंट फील कर रहा था। कोई और ऑप्शन न होने के कारण उसने अपना हाथ वापस नीचे करना चाहा, पर तभी रूबी ने उसके ग्लास के साथ अपना ग्लास टकराया और एक आंख दबाकर बोली, पता है मैं पहली बार ड्रिंक करने लगी हूँ, अगर मैं ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगी तो प्लीज़ मुझे संभाल लेना। ये सुनकर आदित्य पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने रूबी को शर्मीली सी स्माइल दी। आदित्य और रूबी ने अपना अपना ग्लास मुंह को लगाया। वैसे रूबी कभी ड्रिंक करना नहीं चाहती थी, पर उससे आदित्य की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ सोचकर रूबी आगे बोली, आदित्य उनके लिए आप बस एक साधारण व्यक्ति हो। वे मेरी वजह से आपका सम्मान करेंगे, लेकिन ये सिर्फ शो ऑफ है। अगर आप दूसरों का सम्मान पाना चाहते हो तो खुद को साबित करो, खास करके मेरे लिए। रूबी की आंखों में देखते हुए आदित्य को लगा कि कोई भी कठिनाई अब उसके सामने कुछ भी नहीं। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया, मिस रूबी आपका डिसीजन सही है, अब इस बात को मैं खुद प्रूफ करूंगा, प्लीज डोंट वरी, आई बिलीव इन यू। रूबी की नज़रें पानी की तरह थीं, जिसमें आदित्य डूबने लगा। इतना यकीन क्यों रहता है आपको मुझ पर मिस रूबी वालिया? आदित्य की आवाज़ कुछ मादक होने लगी थी। रूबी थोड़ा नाराज होते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ चाहिए, वो भी अभी के अभी। आदित्य थोड़ा हैरान हो गया। रूबी सब कुछ अफोर्ड कर सकती है तो उसको आदित्य से क्या चाहिए? पर वह खुश भी हुआ, रूबी के बोल पुगाने का मौका भला उसको कब मिल सकता है। वह झट से बोला, आप बोलिए, जो आपको चाहिए उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रूबी ने वाइन का ग्लास साइड रखा और हाथ बांधकर आदित्य के सामने करीब होकर खड़ी हो गई और मन सी मुस्कान के साथ आदित्य की आंखों में देखते हुए बोली, क्या सच में आप मेरी बात मानेंगे? आप बोलकर तो देखिए एक बार। आपने जो बात मुझसे पूछी थी वही बात दोबारा पूछिए, बस प्रॉमिस कीजिए मुझे बुलाते हुए मिस और वालिया दोनों शब्दों को हटाकर बुलाएंगे। रूबी एकटक आदित्य की आंखों में देख रही थी। आदित्य उसके कहने का मतलब समझ गया, वह चाहती है आदित्य उसको सीधे सीधे रूबी नाम से बुलाए, जो अभी तक सिर्फ उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स ही बुला सकते थे। मतलब उसने आदित्य को अपने करीबियों में रखा है। आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान खेल गई। आपकी बातें मुझे कुछ और ही इशारा कर देती हैं रूबी, जिसका एहसास आप मुझे हमेशा करवाती रहती हैं, इन नज़दीकियों को मैं और क्या समझूं। बदले में रूबी बस मुस्कुरा दी। आदित्य ने पहली बार उसकी बात बिना किसी आर्ग्यूमेंट में मानी थी।
आदित्य की वाइन के हल्के से नशे में लाल हो रही आंखों की गर्मी में रूबी अपने आप को पिघलता हुआ महसूस करने लगी। कहीं न कहीं दोनों को प्यार की खुमारी चढ़ने लगी थी जिसको दोनों के दिल स्वीकार कर चुके थे। ये वाइन का असर था या कुछ और, पर पहली बार दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे। मिस वालिया, नमन और किंजल हाथ में वाइन ग्लास लेकर चले आए। अचानक उनके पास आ धमके। उनकी आवाज़ से आदित्य और रूबी का ध्यान टूटा। दोनों ने गहरी सांस ली। नमन वैसे तो बेवकूफ़ किंजल को यहाँ साथ नहीं लाना चाहता था, लेकिन अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो रूबी से माफ़ किए जाने की संभावना लगभग खत्म जाती। इन दोनों को देखकर रूबी अपने मन में हंसे बिना रह नहीं पाए। नमन बहुत घबराया हुआ लग रहा था, यहाँ तक कि वाइन का ग्लास पकड़े हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने बैठी लड़की एक शब्द से खुराना परिवार के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती है। मिस वालिया, मैं आपको नहीं पहचान पाया और आपको नाराज़ कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, नमन ने कांपते हुए कहा। ये कहने के बाद उसने किंजल के हाथ को जोर से खींचा। हालांकि किंजल ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने माफ़ी मांगी। मिस वालिया, है ना? मुझे इस माफ़ी के बदले आपको कुछ अच्छी सलाह देनी है। मुझे नहीं पता कि आप आदित्य कपूर जैसे किसी व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती हैं। वह सिर्फ एक बेकार इंसान है। वह कपड़े धोने और खाना पकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसे बेकार कहना तारीफ है। पटाक। रूबी का हाथ घूमा और एक जोरदार थप्पड़ से किंजल घूमकर लड़खड़ाते हुए नमन से जा टकराए। 22 फिर से करूंगा एक्सपीरियंस। मिस वालिया, मैं आपको नहीं पहचान पाया और आपको नाराज़ कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, नमन ने कांपते हुए कहा। ये कहने के बाद उसने किंजल के हाथ को जोर से खींचा। हालांकि किंजल ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने माफ़ी मांगी। मिस वालिया, है ना? मुझे इस माफ़ी के बदले आपको कुछ अच्छी सलाह देनी है। मुझे नहीं पता कि आप आदित्य कपूर जैसे किसी व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती हैं। वह सिर्फ एक बेकार इंसान है। वह कपड़े धोने और खाना पकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसे बेकार कहना तारीफ है। पटाक। रूबी का हाथ घूमा और एक जोरदार थप्पड़ से किंजल घूमकर लड़खड़ाते हुए नमन से जा टकराए। रूबी गुस्से में उसको बोली, तुम्हारी कोई औकात है क्या आदित्य को जज करने की? नमन अब तक किंजल को हरकतों से ऊब चुका था। उसने अपना वाइन का ग्लास एक और रखा और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। कोई इतना स्टूपिड भी कैसे हो सकता है, उसने अपने दिल में सोचा, पर समय को संभालना जरूरी था। फिर किंजल को सही करके खड़ा किया और रूबी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मिस वालिया, मैं इसकी ओर से भी माफ़ी मांगता हूँ। आपको अब तो समझ आ चुकी होगी यह इडियट है और अब तो ड्रिंक के नशे में भी आ चुकी है। इसकी बातों को इग्नोर करें। किंजल के गाल एकदम लाल हो चुके थे, उन पर रूबी की उंगलियों के निशान भी उभर आए थे। वह सब कुछ इग्नोर करके नमन को उसके कॉलर से पकड़ते हुए बोली, नमन यार देखो ना, तुम इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, तुम बदला लोगे ना इससे? ये सुनकर नमन का दिमाग घूम गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पटाक। बिना ज्यादा सोचे उसने पूरे जोर से एक और थप्पड़ किंजल को मार दिया। किंजल रूबी के पैरों के पास जाकर गिर गई। रूबी ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर थप्पड़ इतनी जोर से लगा था किंजल को चक्कर आ गया। वह अब उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। नमन ने फिर से रूबी से रिक्वेस्ट की, मिस वालिया, आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगी ना? तुमने आदित्य को टारगेट करके मुझे गुस्सा दिलाया है। अगर माफ़ी मांगनी है तो घुटनों के बल बैठकर उनसे माफ़ी मांगो। कहते हुए रूबी ने अपना वाइन का ग्लास उठाया और एक सिप ली। आदित्य को यह एक्सपेक्टेड नहीं था, रूबी उन लोगों को आदित्य के सामने झुकाने के लिए टारगेट भी करेगी। नमन झट से आदित्य के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आदित्य, मिस्टर आदित्य कपूर, मैंने जो गलती उस शाम की थी उसके लिए माफ़ी की भीख मांग रहा हूँ। आप चाहें तो किंजल को भी रख लें, मैं उसको अभी के अभी आपके लिए छोड़ने को तैयार हूँ। इस बात से ही आदित्य को मतली जैसा फील हुआ। वह झट से बोला, मैंने पहले भी कहा था तुम्हें मुझे इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम ही रखो इसको और मैं तुम जैसे नीच सोच वाले लोगों की परवाह नहीं करता, दफ़ा हो जाओ। आदित्य के दफ़ा हो है शब्द भले ही नमन की इंसल्ट के लिए थे, पर नमन को लगा जैसे उसको वरदान मिल गया हो माफ़ी का। वह थैंक यू बोलकर झट से उठा, किंजल को उठाकर खड़ा करके सहारा देता हुआ वहां से चला गया। आपने उनको ऐसे ही क्यों जाने दिया? उनके लिए पनिशमेंट का समय है ये, जैसा उन्होंने आपके साथ किया था। रूबी थोड़ा हैरानी में बोली। रूबी, मैं जानता हूँ आपका एक इशारा उनको तबाह कर सकता है, पर मैं ना ही तबाह करना चाहता हूँ, न ही उनको सबक सिखाने के लिए आपका सहारा लेना चाहता हूँ। मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा, उनको सबक अपने हिसाब से सिखाता रहूँगा। आदित्य के बोलने में इतनी सीरियसनेस देखकर रूबी को दिल में बहुत खुशी हुई। उसने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आदित्य को स्माइल दे दी। इसके बाद सभी मेहमानों ने खाना खाया। आदित्य को रूबी खुद जबरदस्ती और खिलाती गई, जबकि वह तो पहले ही बेपरवाहों की तरह खा चुका था। इस फंक्शन को खत्म होते होते आधी रात हो गई। रूबी खुद ड्राइव करके आदित्य को छोड़ने गई, पर हमेशा की तरह रूबी की सेफ्टी के लिए उससे डिस्टेंस बनाकर गार्ड की गाड़ियां चल रही थी।
रूबी के थोड़ा ही पीछे जो गाड़ी थी उसमें रूबी की सेक्रेटरी अनाया भारद्वाज थी, जिसने खुद आदित्य को रूबी से दूर रहने की वार्निंग दी थी। उसका पूरा ध्यान अब सामने की गाड़ी में बैठे रूबी और आदित्य पर था। पूरे रास्ते दोनों आपस में बातें करते हुए दिख रहे थे, जिसके कारण सेक्रेटरी को लगा उसकी चिंता अब बढ़ते जा रही है। मिस्ट्रेस दिल के हाथों मजबूर होकर कोई गलत डिसीजन न ले लें, मुझे अपनी ओर से भी कुछ ट्राई करना चाहिए। ये लड़का भले ही अच्छा है पर हमारी मिस्ट्रेस के पास बहुत सारी बेटर ऑप्शंस हैं, सोचते हुए उसने अपकमिंग इवेंट्स चेक किए। मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए जैसे ही उसकी नज़र विराट सान्याल के नाम पर गई तो एक पल के लिए उसने कुछ सोचा, फिर एक स्माइल उसके होंठों पर फैल गई। मिस्टर विराट सान्याल, अ वेरी स्मार्ट एंड राइजिंग पर्सनैलिटी। वह धीरे से बुदबुदाए। उसकी नज़र रूबी और आदित्य पर जमी हुई थी। चेहरे पर भले ही ठंडक थी पर दिमाग में ख्यालों का तूफान उठा हुआ था। सिक्योरिटी की गाड़ियां पीछे रुक गईं। रूबी की गाड़ी आदित्य के फ्लैट के सामने थी। जैसे ही गाड़ी से आदित्य उतरा रूबी भी उतर गई। थैंक यू अगेन रूबी, आदित्य ने आभारी होते हुए कहा। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, रूबी धीरे से बोली, पर आदित्य को सुन गया। ऐसा क्यों भला? आदित्य ने कुछ भी न समझते हुए कहा। मेरी लाइफ में आने के लिए। ये सुनकर आदित्य का दिल जोर से धड़का। रूबी आगे बोली, अगर आप ना आते तो मैं अभी भी दवाओं में उलझी रहती। कहते हुए रूबी गाड़ी में बैठ गई। आदित्य इस बात को किसी एहसान की तरह नहीं देखता था। उसने मुस्कुराकर एक गहरी सांस लेकर न में सिर हिलाया। जब रूबी गाड़ी को स्टार्ट करने लगी तो उसको जैसे कुछ याद आया। वह शीशा डाउन करके आदित्य से बोली, वैसे मैंने आपको कुछ पूछा था जिसका जवाब आपने नहीं दिया था। क्या पूछा था? रूबी शीशे से बाहर को आदित्य के थोड़ा पास मुंह करके थोड़ा दबी सी आवाज में बोली। यही कि मेरे सीने पर हाथ रखकर मजा आया था या नहीं? रूबी ने ये बोलकर एक आंख दबा दी और गाड़ी को बैक करने लगी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आदित्य का दिल धक सा रह गया। पूरा सीन उसकी आंखों के आगे से गुजरा और साथ ही रूबी का खूबसूरत चेहरा भी। रूबी ने गाड़ी मोड़ ली थी। आदित्य की सांसें तेज होने लगी। तभी रूबी गाड़ी को उसके पास रोकते हुए बोली, वैसे अब आप जाकर आराम कीजिए, यह एक्सपीरियंस तो मुझे कभी भी बता सकते हो। कहते हुए रूबी ने हैंड वेव करके बाय किया और चली गई। आदित्य ने बाय के लिए हाथ उठाया पर मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाया। अपने अंदर उठ रहे अरमानों के तूफान को दबाते हुए वह सुन्नसा होकर खड़ा रहा। फिर अपनी तेज हो चुकी सांसों को कंट्रोल करके वह खोई सी आवाज में बोला, यह एक्सपीरियंस तो मैं दोबारा भी करूंगा और हक से करूंगा। 23 टाइम टू फेस पास्ट। दूसरी तरफ नमन भी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। साथ ही किंजल भी बैठी थी। दोनों में गहरी शांति का माहौल था। किंजल का चेहरा सूज चुका था। उसने जिस इवेंट को अपने लिए गुड लक समझा था उसमें दिखाए अपने शोशेबाजी की वजह से उसको लानत के साथ साथ थप्पड़ भी खाने पड़े। वह थोड़ा नाराजगी में चुपचाप बैठी थी। नमन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ऐसा नहीं उसको अकेले को वालिया का सपोर्ट नहीं मिला, उसके साथ और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो सिर्फ खा पीकर इवेंट को ज्वाइन करते हुए भी कई नए बिजनेस रिलेशन बनाकर हंसी खुशी वापस चले गए। उन सभी से उलट नमन को इन सभी फेमस हस्तियों के बीच एक मजाकिया जोकर बनकर खड़ा होना पड़ा। ये याद आते ही उसने रोड पर एक साइड ले जाकर ब्रेक लगा दी। ब्रेक से किंजल भी अपनी सीट से थोड़ा आगे को हुई पर इस बार बोली कुछ नहीं, शायद नमन के गुस्से से डरती थी। नमन तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और रोड साइड लगे बेंच को जोर से किक मारकर चिल्लाया, वो स्टूपिड आदित्य राइजिंग स्टार बन गया और मैं राइजिंग जोकर। तभी वह चुप होकर सीधा खड़ा हो गया। उसने आदित्य को बुरा बोलने का दुस्साहस किया है, अगर किसी ने सुन लिया तो। जब उसने आसपास देखा कि कोई नहीं है जिसने सुन लिया हो तो उसने चैन की सांस ली। अब उसकी नज़र किंजल पर गई, जो चुपचाप बैठी थी। पहले तो उसको किंजल की वो सारी बातें याद आईं जो उसको एक घटिया बेवकूफ़ लेडी प्रूफ करती हैं। आज उसने ऑलमोस्ट नमन के बिजनेस, उसकी मेहनत और उसकी इज्जत और नाम को मिट्टी में मिला ही दिया था। नमन का मुंह कड़वा हो गया पर खुद पर थोड़ा सा प्राउड फील करते हुए वह बोला, पर समय की नज़ाकत को समझते हुए मैंने सही समय पर माफ़ी मांगकर अपनी इज्जत को छोड़कर बाकी सब कुछ बचा लिया। इस बात पर भी उसको काफ़ी इंसल्ट का एहसास हुआ। उसकी मुट्ठियां कस गईं। ये सब कुछ इस बेवकूफ़ किंजल की बदौलत हुआ है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब यह मेरी जिंदगी में आई थी। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में दांत पीसकर कहते हुए जब उसने गाड़ी की तरफ देखा तो किंजल सो चुकी थी। उसने एक पत्थर उठाकर हवा में दूर फेंक दिया। जो कुछ भी उसकी लाइफ में हुआ था उसकी वजह से आदित्य अच्छे से सो नहीं पा रहा था, तो उसने अपने समय को सही से यूज़ करने का फैसला किया। वह अपनी सही पोजीशन में बैठकर पावर फोकसिंग प्रैक्टिस करने लगा। सुबह के 5 बज गए। वह उठा तो काफ़ी रिलैक्स एंड एनर्जेटिक फील कर रहा था। उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन की रिंग बजी। रूबी का मैसेज था। उसका नाम देखकर आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल खेल गई। मैसेज को देखा तो रूबी ने गुड मॉर्निंग विश के साथ साथ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक एड्रेस पर आदित्य को इनवाइट किया था। 8 बजे पहुंचना है, अभी तो 5 बजे हैं, मेरे पास बहुत टाइम है। जॉगिंग करने के लिए जाना चाहिए, अब मुझे खुद की पावर पर और बॉडी मूवमेंट्स पर कंट्रोल रखने में हेल्प होगी। तैयार होकर आदित्य जॉगिंग के लिए चला गया। इधर किंजल नींद से जागी।
अब तक किंजल को वाइन का नशा उतर चुका था। उसने आसपास देखा, वह रोड की साइड पर गाड़ी में थी। दिन का उजाला हो रहा था। धीरे धीरे किंजल के दिमाग में कल इवेंट के सीन्स चलने लगे तो उसको याद आया वह किस हाल में इवेंट से बाहर आई थी। उसके हाथ चेहरे पर गए, उसके गाल सूजे हुए थे और गर्दन में भी अकड़न थी। उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकली, पर उसके साथ हमदर्दी किसको होनी थी। उसने नमन को देखा जो ड्राइविंग सीट पर ही बैठा था। वह नींद में बिल्कुल नहीं लग रहा था। किंजल को याद था कि कल उसने खुद नमन को बहुत नाराज कर दिया था। उसकी नमन से बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई, पर रास्ते में क्यों रुके हुए हैं इस बारे तो बात करना जरूरी था। वह हिम्मत करके बोली, नमन बेबी, हम घर क्यों नहीं गए। नमन ने उसकी ओर चेहरा घुमाया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के घेरे ब्लैक हो चुके थे। वह बहुत ही उलझा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने किंजल की ओर बहुत ही लाचार नजरों से देखा और एक गहरी सांस लेकर टॉन्ट मारने वाली टोन में बोला, क्या हिम्मत है घर वालों को फेस करने की। किंजल स्पीचलेस हो गई और चेहरा झुका लिया। नमन आगे बोला, तुम जानती हो सब कैसे हमारे वापस आने का इंतजार कर रहे होंगे। किंजल को भी याद आया कैसे उसने खुद इस इनविटेशन का ढिंढोरा पीटा था। उसको आदित्य और रूबी से और भी नफरत होने लगी। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया। तुम सही कह रहे हो नमन, हमने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। हमें सिर्फ बेइज्जत करने के लिए ही इनवाइट किया गया था। हमें आना ही नहीं चाहिए था। बात यहाँ आने की नहीं, तुम्हारी घटिया हरकतों की है। अगर यहाँ आकर खाली हाथ भी वापस चले जाते तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा था, मेरी रेपुटेशन बरकरार रहती। मगर तुमने बार बार रूबी को गुस्सा दिलाकर जो सीन क्रिएट किया उसने हमें हाईलाइट कर दिया। नमन बोल भले ही बहुत सॉफ्टली रहा था मगर उसके अंदर गुस्सा उबाल मार रहा था। नमन, सारा दोष मुझे ही मत दो। तुमने उस बिच के साथ फ्रेंडशिप की जो बार बार पहल की थी, उसी बात ने उसको गुस्सा दिला दिया था। किंजल ने नाक भान सिकोड़ते हुए जवाब दिया। नमन को उम्मीद नहीं थी किंजल उसको ऐसे भी कभी जवाब देगी। पर नमन ने जब रूबी पर ट्राई किया था तब उसको रूबी की आइडेंटिटी का कुछ भी नहीं पता था। किंजल ने तो सब कुछ जानते हुए भी जुबान पर काबू नहीं किया था। लेकिन अगर इतनी भी बात रही होती तो हम सिर्फ इवेंट ज्वाइन करके घर चले जाते, शायद और कुछ नहीं होता। इतना बोलकर वह दांत पीसकर किंजल को घूरता रहा। किंजल ने उसको देखा तो समझ गई अब उसका नमन के साथ रिश्ता खटास पकड़ रहा है। वह झट से इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोली, नमन देखो, मेरी बात समझो। उसने भले ही हमको सेलेक्ट नहीं करना था पर सबके सामने हमें हाईलाइट न करती। अब मेरी बात अलग है, पर मैं तुम्हें एक जोकर के जैसे खड़ा देखकर गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। नमन, अब पैसा प्रॉपर्टी नाम क्या तुम्हारी रिस्पेक्ट से बढ़कर हैं। नमन का दिमाग भले ही इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, पर दिल में किंजल के लिए कुछ इमोशंस जागे। आखिर वह नमन के लिए सबसे मजबूत स्टेटस वाली लड़की से भिड़ने की कोशिश कर रही थी। एक गहरी सांस वह हताश होकर बोला, आई नो स्वीट हॉट, पर समय की नज़ाकत को समझा करो। आई एम सॉरी बेबी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। किंजल ने भोला सा मुंह बनाया। अब नमन का दिल पसीज गया। उसने हल्के से किंजल की गाल पर अपनी उंगलियों की बैक से टैप किया और बोला, अब घर जाकर कुछ भी मत बोल देना। हम सच नहीं छुपा सकते, लेकिन बात को सही ढंग से बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने हामी भरी और दोनों घर की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ आदित्य अपने सारे काम खत्म करके अच्छे से तैयार होकर रूबी के द्वारा भेजी गई लोकेशन पर जाने के लिए रेडी हो गया। आज उसने रूबी के द्वारा दिलाए गए कपड़ों में से ही एक ग्रे सूट पहना था। उसकी पर्सनैलिटी देखते ही बन रही थी। जैसे ही वह बाहर निकला, एक ब्लैक रंग की बड़ी सी गाड़ी उसके एंट्रेंस पर खड़ी थी और पास ही एक फॉर्मल ड्रेस पहने एक लड़का खड़ा था और आदित्य को देखते ही उसने ग्रीट किया। अब उसको किसने भेजा होगा ये कहना मुश्किल नहीं। ये रूबी भी न कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं। मुझे ऐसे किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आदित्य ने सोचा और आगे बढ़ गया। अरे सर रुकिए ना प्लीज़, आपको लेने आया हूँ, प्लीज़ गाड़ी में बैठिए, वो लड़का आदित्य को रिक्वेस्ट करते हुए बोला। ओके, बट आई विल पे फॉर इट, आदित्य ने अपना पॉइंट क्लियर करते हुए कहा। हाउ इट इज़ पॉसिबल सर। ओके, मैं खुद चला जाऊंगा, कहते हुए आदित्य आगे बढ़ने लगा। प्लीज़ लिसन, आप ऐसा कीजिए, इसके बारे में मिस्ट्रेस से बात कर लेना, अभी आप चलिए प्लीज़। आदित्य ने कुछ देर सोचा। रूबी उसको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई भी डिसीजन लेने से कभी नहीं रोकेगी, इसलिए वह रूबी से इस बारे में बात कर सकता है। आदित्य एक स्माइल के साथ गाड़ी में बैठ गया। 10 मिनट्स बाद आदित्य रूबी के आलीशान ऑफिस में बैठा था। पहले अक्सर वह ऐसी जगहों पर घबरा जाया करता था, पर अब उसने खुद को बहुत ही मैनेजेबल बना लिया था। वह आराम से रूबी के साथ कामकाज की बातें कर रहा था। कुंदन ओबरॉय का भी सालों से वालिया फैमिली के साथ बिजनेस था, इसलिए वह भी ऑफिस पहुंच चुके थे। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह आदित्य के यहाँ होने से खुश नहीं है। जैसे ही तीनों को कॉफ़ी सर्व की गई, आदित्य की नज़र कुंदन के दिल वाली जगह पर गई। थोड़ा सा पावर फोकस किया, आदित्य को वहाँ ब्लैक होल नजर आया जो आजकल से भी बड़ा था। उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। वह चिंता जाहिर करते हुए बोला, ओबरॉय अंकल, आपको जिद छोड़ देनी चाहिए, मेरी सलाह मानो प्लीज़, आप हार्ट का चेकअप करवा लीजिए।
कुंदन तुरंत बात पर खींचते हुए बोला, मुझे लगता है हम किसी और बात के लिए यहाँ बैठे हैं, काम के बीच आपको चीप बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए मिस्टर आदित्य कपूर। कुंदन का लहजा बेहद रूखा था। आदित्य को उसके लहजे ने गुस्सा दिला दिया, पर अपने ऊपर काबू रखते हुए वह बोला, ओके, अगर आपको अभी मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल तक आप सिटी में ही रहना, ताकि तकलीफ बढ़ने पर आप आसानी से मुझ तक पहुंचकर दर्द से निजात पा सकें। कुंदन ने अब जैसे अपना आपा खो दिया, जोर से टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, खुद को भगवान समझते हो क्या? कोई ढोंगी बाबा हो क्या जो देखकर ही बीमारी बता देते हैं? औकात है क्या कुछ तुम्हारी जो तुम तक मुझे पहुंचना पड़े? आदित्य के कानों से सेक निकलने लगा। उसने तो भला ही चाहा था, पर कुंदन का उस पर ऐसे भटकना उसके पेशेंस की लिमिट से बाहर हो गया था। पर रूबी के सामने उसके ही किसी गेस्ट पर चिल्लाना आदित्य को सही नहीं लगा। वह चुप ही रहा। रूबी बीच बचाव करते हुए बोली, अंकल, आदित्य कोई दूध पीता बच्चा नहीं, और अनजान लोगों से मजाक करना भी उसकी फितरत नहीं है। वह समझदार लड़का है, अगर उसने कुछ कहा है आपको यकीन कर लेना चाहिए। चेकअप कराने में कोई बुराई नहीं है। रूबी का लहजा भी हताशा से भरा हुआ था, जैसे उसको भी कुंदन का चिल्लाना अच्छा नहीं लगा हो। जिसको कुंदन ने भी भांप लिया, वह तुरंत फीका सा हंसते हुए बोला, यू आर राइट मिस वालिया, आपका रिप्रेजेंटेटिव हमसे मजाक क्यों करेगा? मैं चेकअप करवा लूँगा। इसके बाद रूबी ने जो पेपर वर्क था वो पूरा करवाकर अंकल ओबरॉय को विदा किया। अब ऑफिस में रूबी और आदित्य अकेले थे। अपने सामने रूबी को अकेले देखकर आदित्य को उसकी रात वाली बात याद आ गई। रूबी कहीं फिर से उसको चिढ़ाने न लग जाए। आदित्य ने तुरंत अपनी बात शुरू की, रूबी, आप भी यही चाहती हैं न कि सेल्फ डिपेंडेंट बनूं, तो प्लीज़ मुझे फ्री की सर्विस का यूज टू न बनाए। क्या मतलब है आपका? रूबी बहुत ही हैरत से बोली। जो आपने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी, मुझे उसका पे करना है। रूबी बात को हवा में उड़ाते हुए बोली, अरे उसमें क्या है, ज़्यादा नहीं सोचो। नहीं रूबी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करे कि मैं खुद सब कुछ अफोर्ड कर सकूं। आदित्य ने ऑलमोस्ट इमोशनल ब्लैकमेल किया था। रूबी ने एक गहरी सांस ली। ओके एस यू विश, सॉरी बीच में बोलने के लिए, लेकिन पता चला है कि आप में 83% लोग सिर्फ सुनते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल ARK नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले, तभी सबसे पहले स्टोरी आपके पास आएगा। रूबी के इतना कहते ही आदित्य तुरंत जाने के लिए खड़ा हो गया। रूबी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अरे आप खड़े क्यों हो गए, ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? नहीं रूबी, कुछ लोगों के लिए मैं बेकार का चरा था, आज उनको सामने जाकर फेस करना है। मैं देरी नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। रूबी समझ गई ऐसा कौन कहता था। तो अब आप आहूजा मैंशन जाएंगे? आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। रूबी के चेहरे पर एक विक्ट्री वाली स्माइल थी। वह आदित्य के पास आकर खड़े होते हुए बोली, ओके, मुझे उनके रिएक्शन जानने की उत्सुकता है। इधर आहूजा मैंशन में आशा पूरी रात सोई नहीं थी। उसको इस बात की पूरी उम्मीद थी कि किंजल और नमन सफलता का अच्छा सरप्राइज लेकर आते ही होंगे। जब आधी रात के बाद भी वो न आए तो उसको पूरा यकीन हो गया नमन ने वालिया का फेवर जीत लिया, इसलिए उनको रोक लिया होगा। उसका मन तो कर रहा था किंजल से बात करके अपडेट जाने पर फ़ोन की रिंग से उनको डिस्टर्बेंस न हो, इसका भी उसने पूरा ख्याल रखा और कॉल करने की हिम्मत भी नहीं की। वैसे तो इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था बिजनेस न्यूज में, पर आशा को इतनी बेचैनी थी कि वह टेलीविजन के आगे बैठ भी नहीं पा रही थी। अब सुबह हो गई थी, नींद से उसकी आंखें फूल चुकी थी। सूरज की धूप खिलने लगी तो उसका मन मचलने लगा। पता नहीं कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा वालिया का, जो मेरे दामाद ने साइन करना है। बेचारी मेरी बच्ची भी पूरी रात से जाग रही होगी, उसको तो इन बिजनेस के पचड़ों की आदत भी नहीं। तभी उसको नमन की गाड़ी घर की तरफ आते दिखी, पर नमन की गाड़ी को क्रॉस करते हुए एक बड़ी सी गाड़ी आकर आहूजा मैंशन के एंट्रेंस पर रुकी और आदित्य गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर दाखिल हुआ। 24 लेट हिम इन। वैसे तो इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था बिजनेस न्यूज में, पर आशा को इतनी बेचैनी थी कि वह टेलीविजन के आगे बैठ भी नहीं पा रही थी। अब सुबह हो गई थी, नींद से उसकी आंखें फूल चुकी थी। सूरज की धूप खिलने लगी तो उसका मन मचलने लगा। पता नहीं कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा वालिया का, जो मेरे दामाद ने साइन करना है। बेचारी मेरी बच्ची भी पूरी रात से जाग रही होगी, उसको तो इन बिजनेस के पचड़ों की आदत भी नहीं। तभी उसको नमन की गाड़ी घर की तरफ आते दिखी, पर नमन की गाड़ी को क्रॉस करते हुए एक बड़ी सी गाड़ी आकर आहूजा मैंशन के एंट्रेंस पर रुकी और आदित्य गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर दाखिल हुआ। इस समय आदित्य क्यों आया है? एक पल के लिए उसका ध्यान नमन और किंजल से बिल्कुल हट गया था। एकदम परफेक्ट लुक में आदित्य को देखकर आशा की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम यहाँ क्यों आए हो? आशा ने आदित्य का रास्ता रोकते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। कैसे भी कपड़े पहन लो, तुम इस परिवार के लिए सड़ा हुआ कचरा ही हो, अंदर आने की सोचना भी मत, दफा हो जाओ यहाँ से। आशा के इतना कहते कहते ही नमन और किंजल भी गाड़ी से उतरकर आ गए। उनको थका हुआ देखकर आशा की आंखों में प्राउड की झलक दिखी। वैसे तो आशा का बिहेवियर कभी भी आदित्य के लिए अच्छा नहीं था, पर अब आदित्य जितना भी उनको देखता उतनी ही उसको नफरत हो रही थी इस फैमिली से। पर खुद को शांत रखते हुए वह बोला, मैं अंकल से मिलने आया हूँ। कहते हुए आदित्य ने गहरी सांस ली।
मेरे पति को तुम्हारी जरूरत नहीं है, बस बाहर निकल जाओ। आशा फिर से आदित्य का विरोध किया। अगर यह पहले होता तो वह डरकर भाग जाता, लेकिन आदित्य कपूर अब उस दयनीय जीवन को नहीं जीना चाहता था। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? बाहर निकलो। आशा ने उंगली से बाहर की ओर इशारा किया। आदित्य अपनी पॉकेट में हाथ डाल डटकर खड़ा हो गया। वह खुद भी आशा के मुंह नहीं लगना चाहता था, पर बिमल आहूजा की दयालुता के बदले वह उनके लिए एक उपहार लाया था जो उनको दिए बिना वह वापस नहीं जाने वाला था। और यह घर सिर्फ आशा और किंजल का ही नहीं, उनसे पहले बिमल आहूजा का है। वह इस समय बिमल आहूजा के गेस्ट के रूप में खड़ा था। जैसे ही आदित्य कुछ बोलने वाला था, नमन ने आशा को पीछे खींच लिया। ओह दामाद जी, आपका वालिया के साथ लंच इवेंट कैसा चला? आशा ने चापलूसी भरे लहजे में पूछा। मैंने सुना है कि वालिया परिवार सिटी में एक यंग एलिजिबल बिजनेसमैन का समर्थन करना चाहता है। आई एम श्योर कि यह मेरा दामाद ही है। आशा नमन की बटरिंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। हालांकि नमन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। दामाद जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आशा ने हैरान होकर पूछा। फिर उसने किंजल को देखा। जैसा कि नमन के साथ किंजल ने डिसाइड किया था कि अभी बात को संभालना है, तो उसने अपना सूजा हुआ चेहरा मुस्कान से सजाने की कोशिश की। इसने आशा को और बड़े भ्रम में डाल दिया। ओह, तो दामाद जी चुप इसलिए है क्योंकि वह बहुत खुश है। चलो जश्न मनाने के लिए एक ड्रिंक लेते हैं। आशा ने नमन की बांह पकड़ते हुए उत्साह से कहा और अंदर की ओर खींचने लगी। गो टू हेल। नमन ने अचानक उसका हाथ झटक दिया। आशा हैरान रह गई और अजीब तरीके से बोली, क्या कोई प्रॉब्लम है? नमन चुप रहा, केवल दूर से ही चोर नजरों से आदित्य को ध्यान से देखता रहा। उसके दिल में बहुत कठोर इमोशंस थे। अभी कुछ दिन पहले आदित्य एक बेकार चीज के अलावा कुछ नहीं था, जिसकी पत्नी के साथ वह बिना किसी डर के उसके ही बिस्तर में खेल सकता था, उसको पीट सकता था। लेकिन अब वह अचानक वालिया परिवार का मोस्ट वेलकम्ड गेस्ट बन गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे नमन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि अपने पीछे वालिया परिवार के बारे में सोचते हुए नमन ने जरा भी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं की। मैं समझ गई। इस समय आशा ने अचानक अपने हाथों से ताली बजाई और एक टेढ़ी नज़र से देखते हुए कहा, यह इस बकवास आदित्य की वजह से होगा कि तुम खुश नहीं हो, है ना? चिंता मत करो, मैं उसे अभी भगा दूंगी। ये कहने के बाद आशा आदित्य के पास दौड़ी, उसकी नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाई, मेरा दामाद वापस आ गया है। बेहतर होगा कि तुम मेरे दामाद को नाराज न करो, वरना वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आदित्य का धैर्य लगभग अपनी सीमा पर था, लेकिन वह आहूजा की तरह बदतमीज नहीं था, न ही वह जानवर था। इन लोगों का सामना करते हुए जिनके साथ उसने 1 साल बिताया था, फिर वह खुद को इतना निर्दयी नहीं बना सका। बहुत संयम के साथ उसने कहा, मैंने कहा मैं अंकल से मिलने आया हूँ, आप लोगों की बकवास सुनने नहीं। उसे अंदर आने दो। नमन अचानक दूर से ही लगभग दांत पीसते हुए बोला। ये सुनकर आशा और किंजल दोनों ही ठिठक गए। आशा ने अपने कान खुजाए, ये सोचकर कि उसे शायद गलत सुना होगा। जो आदित्य से किंजल को छीनने में बिल्कुल नहीं घबराया, वो उसको यहाँ आने की परमिशन कैसे दे सकता है? दामाद जी, उसे अंदर क्यों आने दिया? चिंता मत करो, मैं बस। तुम दोनों माँ बेटी मूर्खता के साथ शर्त लगाकर पैदा हुई थी क्या? एक बार में कोई बात सुनाई देती क्यों नहीं तुम दोनों को? मैंने कहा उसे अंदर आने दो। नमन ने जोरदार दहाड़ के साथ आशा की बातों को बीच में ही रोक दिया। आशा इतनी बातें अपने दामाद के मुंह से सुनकर शर्मिंदा हो गई और सिचुएशन उसके लिए एकदम ऑकवर्ड हो गई थी। आदित्य उनका ड्रामा और नहीं देखना चाहता था। वह चुपचाप बिमल आहूजा के कमरे की ओर बढ़ गया। यहाँ बिमल एक चेयर पर बहुत ही उदास बैठे थे। आदित्य झुककर उनके पैरों के पास बैठ गया। आंखों से छलकते आंसुओं को रोकते हुए वह आदित्य के सिर पर हाथ रखते हुए भराई सी आवाज बोले, प्लीज किंजल को माफ कर दो और उसे वापस से अपना लो। 25 दे सेलेक्ट मी। आशा इतनी बातें अपने दामाद के मुंह से सुनकर शर्मिंदा हो गई और सिचुएशन उसके लिए एकदम ऑकवर्ड हो गई थी। आदित्य उनका ड्रामा और नहीं देखना चाहता था। वह चुपचाप बिमल आहूजा के कमरे की ओर बढ़ गया। यहाँ बिमल एक चेयर पर बहुत ही उदास बैठे थे। आदित्य झुककर उनके पैरों के पास बैठ गया। आंखों से छलकते आंसुओं को रोकते हुए वह आदित्य के सिर पर हाथ रखते हुए भराई सी आवाज बोले, प्लीज किंजल को माफ कर दो और उसे वापस से अपना लो। इधर नमन और किंजल का मुंह पूरी तरह से कड़वा हो चुका था और आशा को भी एक जबरदस्त झटका लगा था नमन के भड़कने से। पर अभी माहौल को सॉफ्ट करने के लिए उसने फिर से पहल की। अभी तक वह ऐसा हुआ क्यों उसके बारे में सोच नहीं पाई थी और बोली, मेरा दामाद बहुत नर्म दिल है। आज उसका मूड अच्छा है, इसलिए कीचड़ के साथ उलझना नहीं चाहता। वह नमन और किंजल को सोफे तक ले आए और खुद उनके लिए ड्रिंक्स लगवाने लगी। अब तक हुई अपनी खूब फजीयत के बाद नमन का यहाँ रुकने का मन भी नहीं था, फिर भी वह अनमने मन से बैठ गया। धीरे से किंजल ने भी अपनी जगह ली और ड्रिंक का ग्लास उठाया। इस आदित्य को तो तुम दोनों का आभारी होना चाहिए जो उसको अंदर दाखिल होने दिया। आशा अपना ग्लास उठाते हुए बोली। एक ग्लास उठाते हुए ये सुनते ही नमन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका सीधा सा उद्देश्य आदित्य से एक बार और माफी मांगना था और शायद अभी भी उम्मीद की एक किरण हो सकती है कि रूबी नमन को इग्नोर करना शुरू कर दे।
वास्तव में ऐसे बंदे से माफ़ी मांगना जिसको मैं खुद कचरा समझता था। नमन जितना इस बारे में सोचता उतना ही अपमानित महसूस करता, लेकिन इस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। आदित्य ने बिमल की बात को इग्नोर किया और अपनी पॉकेट से निकालकर उनको एक पिल दिखाए। अंकल, शायद यह आखिरी बार है जब मैं आपसे मिलने आया हूँ, आदित्य ने धीरे से कहा। बिमल का झुर्रीदार चेहरा कड़वाहट से भरा था, लेकिन आखिरकार उसने महसूस हो रहे दुख को जाने दिया। आदित्य, मुझे माफ़ कर दो, बिमल ने आह भरते हुए कहा। क्योंकि आहूजा परिवार के सौभाग्य को सेफ रखने के लिए मैं तुम्हें दामाद के रूप में लाया। मैं उस समय सेल्फिश था जिसके कारण तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा। बिमल की आंखों में आंसू भर आए। आदित्य चुप रहा। अब उसकी शक्तियां जागृत हो चुकी थी तो वह ये सब जानता था। मैंने अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए भाग्य बनाना चाहता था, अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है। मुझे दुख है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी यादें नहीं छोड़ रहा हूँ, बिमल ने आगे कहा। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? किंजल को माफ़ कर दोगे? बिमल ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज़ में रिक्वेस्ट थी। आदित्य काफ़ी देर तक चुप रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया। हम जो बीज बोएंगे वे फल देंगे। एक बार जब आपने कुछ सेल्फिश किया है तो आपको उसके परिणाम मिल रहे हैं। पर मुझे आपसे नाराज़गी नहीं, भले ही आपका खुद का स्वार्थ था, पर आपने मेरे अच्छे के लिए भी बहुत कोशिश की थी। ये पिल आपको कुछ साल और जीने की क्षमता देगी, मेरी ओर से गिफ्ट समझकर इसको मुंह में रख लीजिए। बिमल ने उस पिल को अपने हाथ में लिया, आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा किया और मुंह में रख लिया। जैसे ही वह पिल मुंह में घुलने लगी, बिमल को लगा उसका शरीर वापस से ऊर्जा से लबरेज होने लगा। उसके मुंह से खुशी से निकला, मैं जानता था तुम ही ऐसा कर सकते हो। आदित्य, मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम किंजल को माफ़ कर दोगे? कोई जानवर ही क्यों ना हो, जब वो अपना पेट भरने के लिए किसी पर निर्भर भी नहीं तो उसको भी आराम से जीने का हक होता है। मैंने जानवरों से भी बुरा जीवन देखा है 1 साल से। मैं किंजल को कभी माफ़ नहीं करूंगा। ये शब्द कहने के बाद आदित्य अलविदा बोलकर बिमल के पांव छूने लगा। इस बार बिमल ने खुद का स्वार्थ छोड़कर उसकी भावनाओं को समझा और दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर बिना भेदभाव के आशीर्वाद दिया। आदित्य पलटा और बिमल के कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचा तो देखा सोफे पर किंजल और आशा नमन के इर्द गिर्द बैठी थी। वह नमन अभी भी उनकी बैकबोन था। उससे मिलना खत्म हो गया। अब यहाँ से चले जाओ, आशा ने आदित्य को बाहर आता देखकर कहा। तुम्हारे इन बेकार के कामों को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। जब रिश्ता ही खत्म तो क्यों बहाने से आते हो यहाँ? मेरी बच्ची की आंखों में बनने की कोशिश कर रहे हो क्या, ये कपड़ों की धौंस दिखाकर? जरा नमन को देखो, उसे वालिया परिवार ने सेलेक्ट किया है, और तुमको देखो, एक बेकार बंदा जो सिर्फ खाना बनाना और कपड़े धोना जानता है। आदित्य शुरू में उनसे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सुनने के बाद वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सभी को ठंडे अंदाज में देखा और एक एक कदम चलता हुआ बड़े ही स्टाइल से आकर सोफे पर बैठ गया। यहाँ पर अगर कोई वेल मेंटेन था तो वह आदित्य था। नमन उसके सामने बिल्कुल फीका लग रहा था। पहली बार किंजल की नज़रें बार बार आदित्य पर जा रही थी, पर खुद को उसके सामने बहुत छोटा फील कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बैठने की? औकात क्या है तुम्हारी? सिक्योरिटी को बुलाऊं या खुद अपने पैरों को तकलीफ दोगे? आशा की अब तक एक भी न चली थी, फिर भी वह अपने एटीट्यूड पर घमंड बहुत कर रही थी। किंजल और नमन तो इस बात से अच्छे से वाकिफ थे यहाँ आज किसकी क्या औकात है। आशा की बात को इग्नोर करके आदित्य एक एक शब्द चबाते हुए बोला, बेकार का काम। क्या आपके दामाद ने नहीं बताया आपको? वालिया ने आदित्य कपूर को सेलेक्ट किया है, नमन खुराना को नहीं। 26 आई कांट फॉरगेट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बैठने की? औकात क्या है तुम्हारी? सिक्योरिटी को बुलाऊं या खुद अपने पैरों को तकलीफ दोगे? आशा की अब तक एक भी न चली थी, फिर भी वह अपने एटीट्यूड पर घमंड बहुत कर रही थी। किंजल और नमन तो इस बात से अच्छे से वाकिफ थे यहाँ आज किसकी क्या औकात है। आशा की बात को इग्नोर करके आदित्य एक एक शब्द चबाते हुए बोला, बेकार का काम। क्या आपके दामाद ने नहीं बताया आपको? वालिया ने आदित्य कपूर को सेलेक्ट किया है, नमन खुराना को नहीं। ओह हिलो, अगर वालिया परिवार नौकरानी चुन रहा होता तो शायद मैं बात को मान भी लेती, लेकिन वे टैलेंट की तलाश कर रहे हैं, कचरे की नहीं। तुम्हें मेरे अमेजिंग सन इन लॉ नमन से भीख मांगनी चाहिए, तुम्हें नौकरानी की नौकरी दिला दे, कम से कम तुम भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा, है ना? कब तक ऐसे कपड़े मांग मांग कर हवाबाजी करोगे? जैसे जैसे ये शब्द आशा के मुंह से निकलते गए आदित्य का चेहरा ठंडा होता गया। उसने आगे कोई भी बहस न करने का फैसला किया और सोफे पर बड़े आराम से टेक लगा ली और एक राजा की तरह बैठ गया। मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए परमिशन नहीं दी, उठो, आशा ने तीखी आवाज में चिल्लाकर कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है मैं अभी भी कोई ऑर्डर फॉलो करूंगा? ये कहते उसे एहसास हुआ कि दुनिया ईमानदार लोगों पर कोई दया नहीं दिखाएगी। जितना अधिक ईमानदार होगा उतना ही अधिक उसे धमकाया जाएगा। तो तुम मेरे ही घर में मेरे हो ऑर्डर का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो। बस चुप रहो, नमन जोर से चिल्लाया। आशा ठिठक गई। वहीं आदित्य के चेहरे पर उनका मजाक उड़ाने वाली तिरछी मुस्कान थी।
नमन ने गहरी सांस ली और अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, आदित्य, आई वॉज रियली रोंग बिफोर। फिर अब आगे तुम मेरे साथ कोई भी इससे पहले का गिला शिकवा मत रखना। हमें फ्यूचर में भी अच्छे रिलेशन बनाए रखने की ज़रूरत है। इस बार तो आशा को सच में कानों पर यकीन नहीं हुआ। आमतौर पर गर्म और अड़ियल नेचर वाला नमन आज आदित्य के साथ ऐसे बात कैसे कर सकता है। कहीं आदित्य सच तो नहीं बोल रहा था। ये सोचते ही आशा ने थूक गटका उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशन की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है भी तो मैं फिर भी क्यों सिर्फ तुमसे उम्मीद रखूं? तुम अच्छे से जानते हो मेरे अंदर कैसी फीलिंग्स है तुम सब के लिए, जिनको तुम सब ने मेरे दिल में पैदा होने दिया था। भले ही मैंने तुम सब का कोई नुकसान नहीं किया, पर नमन खुराना, मैं इतना भी उदार दिल नहीं हूँ। नमन बहुत दुखी था। अब सिचुएशन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन उसने अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं की। आदित्य, अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा ये घर वापस कर दूंगा, नमन ने विनती करते हुए कहा। मैं हिचकिचाते हुए नमन ने किंजल और आशा को चोर नज़रों से देखा। दोनों का पूरा ध्यान नमन की तरफ ही था। अब तक हमेशा वह इन दोनों के सामने अपनी रेपुटेशन और बिजनेस की धौंस दिखता रहा है, इसलिए तो नमन अपनी बात भी नहीं कर पा रहा था। पर किंजल और आशा के सामने अपनी इमेज से ज़्यादा जरूरी आदित्य से माफ़ी मांगना जरूरी था। उसने अपनी बात पूरी करने की कोशिश की। मैं किंजल को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, अभी के अभी। क्या तुम्हें लगता है कि यह जगह अभी भी मेरा घर है? यहाँ बिताया गया हर पल मुझे घिनौना लगता है। और तुम्हें क्या लगता है मैं इस बेवकूफ़ लड़की के लिए खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ? नेवर, आई रियली डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन हर। ये सुनकर किंजल का मन हुआ अभी के अभी वह मुंह छुपाकर भाग जाए। जो हमेशा उसके आगे पीछे घूमता था आज उसकी शक्ल से भी नफरत कर रहा था। इस पर नमन का चेहरा बदल गया। उसके अंदर गुस्से का भाव उभर आया, पर वह चुप रहने के लिए मजबूर था। क्यों, हाथ पाई में भी आदित्य नमन को पीट चुका है और बिजनेस में भी नमन उसको अब कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। नमन खुराना, मैंने सबसे बड़े इवेंट में खुद को प्रूव कर दिया था। कहते हुए आदित्य ने गहरी सांस ली। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं याद रखूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। ये कहते हुए आदित्य सोफे से उठ खड़ा हुआ। वह इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता था। आदित्य, जैसे ही आदित्य घर से बाहर निकलने वाला था, नमन चिल्लाया। आदित्य रुक गया। उसकी आवाज़ ठंडी थी। तुम्हें और क्या चाहिए? नमन ने अपने दांत भींचे और पूछा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह, तुम खुद समझो, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। ये कहते हुए आदित्य पीछे देखे बिना आहूजा के घर से चला गया। नमन का चेहरा पीला पड़ गया था। वह गुस्से में था, लेकिन उसके दिल में छिपे डर ने उसे टूटने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपना सिर झुका लिया, चुप रहा। आशा किंजल की ओर मुड़ी। किंजल, यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ? किंजल ने अपना मुंह खोला, समझ नहीं पा रही थी कि कैसे समझाए। उसी समय नमन ने अपना सिर उठाया। उसने आशा को ध्यान से देखा और एक एक शब्द क्लियर करते हुए कहा, वालिया परिवार ने जिस व्यक्ति को चुना है वह आदित्य है। इतना कहने के बाद नमन उठा और बाहर की ओर चला गया। आशा और किंजल ने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। दोनों कुछ देर सुन्न होकर एंट्रेंस की तरफ देखती रहीं। हमें तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। अगर आदित्य तुम्हें माफ़ कर दे और अगर पहले को तरह यहाँ रहना भी शुरू कर दे तो हम दोनों रानियों के जैसे रहेंगी। चलो तुम्हारे पापा से बात करते हैं, वो आदित्य को मना ही लेंगे। कहते हुए आशा किंजल का हाथ पकड़कर बिमल के रूम की तरफ भागी। दूसरी तरफ जब आदित्य अपने फ्लैट पहुंचा तो एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट उसके इंतजार में खड़ा था। जीजा जी, आप आ गए। आदित्य को देखकर चेहरे की स्माइल को चौड़ी करते हुए विक्रम भाटिया अपना पैर घसीटते हुए आदित्य की तरफ बढ़ा। जीजा जी, आदित्य ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। वो आप रूबी बहना के साथ हो ना, इसलिए आप मेरे जीजा जी हो। आगे बढ़कर विक्रम ने आदित्य के पांव छुए। नमस्ते जीजा जी। उसके मुंह से जीजा जी सुनकर आदित्य को एक अनजानी सी फीलिंग का एहसास हुआ। अभी तक उसके और रूबी के बीच ऐसा कुछ नहीं था, पर आदित्य ने उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश भी नहीं की और पासवर्ड एंटर करके अंदर चला गया। उसने विक्रम को अंदर आने का नहीं बोला, पर दरवाजा भी बंद नहीं किया। मतलब विक्रम की अपनी इच्छा है अंदर आना या नहीं? विक्रम खुद ही धीरे धीरे उसके पीछे अंदर चला गया। बोलो क्या काम है? आदित्य ने साइट उतारकर सोफे पर रखते हुए पूछा। वो क्या है, बहना थोड़ा ज़्यादा नाराज है, पर मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे माफ़ी की उम्मीद है। क्या आप इस बारे रूबी बहना से बात करेंगे? विक्रम ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपनी बात पूरी की। आदित्य आराम से उसके सामने सोफे पर बैठ गया। आदित्य को कुछ न बोलता देखकर वह आगे बोला, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने तुम्हें उसी वक्त सजा दे दी थी। मुझे नहीं लगता वो आगे तुम्हारे खिलाफ कुछ करेंगी। फिर भी तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आदित्य ने एक भान उठाते हुए पूछा। कुछ भी? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विक्रम थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोला। आदित्य ने उसके घायल पैर की तरफ देखा और बोला, यहीं बैठो और मेरी वेट करो। आदित्य उठकर एक रूम में चला गया। विक्रम घबराते हुए आदित्य के सोफे पर बैठ गया।
कुछ ही देर में आदित्य हाथ में एक पिल लिए बाहर आया और विक्रम को देते हुए बोला, इसे निगलो। विक्रम थोड़ा डर गया, कहीं यह कोई पॉइजन तो नहीं, पर वह बोल चुका था आदित्य के लिए कुछ भी करूंगा। हाथ पीछे को रखते हुए उसने एक पिल उठाकर मुंह में रखी। पिल के घुलते ही उसको अपनी बॉडी में गर्मी का एहसास होने लगा और बॉडी मजबूत लगने लगी। अपने पैर खोल दो और चलो, सोफे पर विक्रम के सामने बैठते हुए आदित्य ने ऑर्डर दिया। विक्रम ने उसकी बात टालने की हिम्मत भी नहीं कि बिना एक भी पल सोचे उसने बैंडेज खोल दी। वह हैरान रह गया, उसका घाव पूरी तरह हील हो चुका था। ये तो कमाल हो गया, वह तो खुशी से चिल्लाया, क्योंकि उसने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। आपने ऐसा कैसे किया? वह बार बार चलकर देख रहा था। आदित्य ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और बोला, ये फ्री में नहीं है, तुम्हें इसकी अच्छी कीमत चुकानी होगी। आदित्य जानता था विक्रम ने बहुत पैसा कमाया था, वह कोई भी खर्चा आराम से अफोर्ड कर सकता था। आप कीमत बोलिए, बस 2 करोड़, और तुमने इस पिल को प्रमोट करोगे। याद रहे, रूबी ईमानदार वर्कर्स को कभी टारगेट नहीं करती। आदित्य की बात पूरी ही हुई थी। विक्रम की कुछ भी जवाब देने से पहले आशा और किंजल बेतरतीबी से चलती हुई झट से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। 27 आदित्य, कम बैक टू आहूजा फैमिली। आदित्य की बात पूरी ही हुई थी। विक्रम के कुछ भी जवाब देने से पहले आशा और किंजल बेतरतीबी से चलती हुई झट से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह दोनों इतनी जल्दबाजी से आदित्य के सामने आई थीं कि उनको विक्रम की मौजूदगी का भी पता नहीं चला। आदित्य व्हाइट शर्ट में था, अब उसके ऊपर के 2 बटन भी खुले हुए थे और उसने आस्तीन को फोल्ड किया हुआ था। उसकी किलर लुक ने किंजल की आंखों को बांध लिया था। आदित्य, तुम इस छोटे से घर में क्यों रहोगे बेटा? चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आशा ने अंदर आते ही बोलना शुरू किया। विक्रम की तरफ उनकी बैक थी तो वह इनको नहीं पहचान पाया, पर अचानक 2 बेतरतीबे मेहमानों के आने से विक्रम थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि आदित्य की बातों में उसको अपने लिए कुछ उम्मीद नजर आई थी, पर अब उसमें एक स्टॉप लग गया था। किंजल ने ऑफ शोल्डर रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी, जो स्पेशल किसी मकसद से पहनी हुई लग रही थी। दोनों को यहाँ देखकर आदित्य को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे उसको पता था इनके आने का, पर दोनों इतनी जल्दी आएंगी इसका आइडिया नहीं था। आदित्य ने दोनों के लिए एक भी शब्द नहीं बोला, ना आने का कारण पूछा, ना बाहर चले जाने के लिए कहा। आदित्य को कुछ न बोलता देखकर आशा आगे बोली, अब तुम कोई पहले जैसे नहीं रहे, वालिया के रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे घर में रहना तुम्हारी शान के खिलाफ है। चलो वापस आहूजा मेंशन चलो, हमने कौन सा एक दूसरे पर लाठियां बरसाई हैं जो दोबारा एक साथ नहीं रह सकते। अपने बिमल पापा के पास चलो, वो भी खुश होंगे क्योंकि तुमसे बेटे के जैसे प्यार करते हैं। हम सब हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। उसने किंजल को कोहनी टच करके कुछ याद दिलाते हुए कहा, खड़ी क्यों है, जा जाकर आदित्य के लिए कॉफी बना। किंजल का मुंह बन गया, वो आदित्य को सिड्यूस करने आई थी, ना कि उसके लिए कॉफी बनाने। फिर भी वह नकली मुस्कान के साथ बोली, ओके मॉम, अभी लाए। विक्रम भी यह बेतुका सा ड्रामा देखने को मजबूर हो गया। वह बेबस सा होकर खड़ा रहा। आदित्य ने एक बार भी किंजल की ओर नहीं देखा। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किंजल जब उसके पास से गुजरने लगी तो जानबूझकर उसकी गोद में गिरने के लिए अपने पैरों में उलझ गई। लेकिन भले ही उसने प्लान बनाकर पैरों को मोड़ा था, पर हाई हील्स ने सचमुच उसका साथ छोड़ा और वह सच्ची में लड़खड़ा कर गिर गई, पर आदित्य की गोद में गिरने की बजाय उसके पैरों में गिर गई। उसके मुंह से चीख निकली, अरे किंजल! कहते हुए आशा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। पहले तो वह किंजल की हेल्प के लिए आगे बढ़ने लगी, पर तभी आदित्य ने किंजल की ओर देखा। उसी वक्त किंजल ने भी आदित्य की ओर देखा। दोनों को नजरें आपस में टकराईं। किंजल बहुत ही इंटेंस नजरों से उसको देखने लगी। ये देखकर आशा के कदम रुक गए और एक शैतानी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। एक ही पल में आदित्य ने अपनी नजरें फेर लीं और सोफे से उठकर साइड खड़ा हो गया। किंजल का चेहरा बहुत ही बदसूरत सा हो गया। उसको आदित्य के इस रिएक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आशा का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ, क्योंकि पिछले 1 साल से वह किंजल को सिर आंखों पर रखता आया था। उसे अब भी किंजल की फिक्र होनी चाहिए। इसी बात पर आदित्य का ध्यान लाने के लिए वह तुरंत बोली, अरे आदित्य देखो, किंजल गिर गई, उसको उठाओ। आदित्य हाथ बांधकर खड़ा हो गया और चेहरे पर उनका मजाक उड़ाने वाली स्माइल लाते हुए बोला, येस यू आर राइट, ये बहुत गिर गई है, मैं इसे नहीं उठा सकता। आशा की बोलती बंद हो गई। किंजल भी उठकर खड़ी हो गई। अब आदित्य के दिल में फीलिंग्स जगाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तो उसने अपना असली रंग दिखाया। लगभग चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया। वालिया की नादान सी लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें सेलेक्ट क्या कर लिया, खुद को भगवान समझने लगे हो। चुपचाप मेरे साथ चलो और पहले की तरह रहो। डोंट वरी, तुम मेरे बेड में आ सकते हो, नमन एडजस्ट कर लेगा। ज़्यादा होशियारी भी मत दिखाना, वरना क्या? आदित्य ने उसकी बात को काट दिया। क्यों? उसकी कंडीशन को इमेजिन करके आदित्य को उल्टी जैसा फील होने लगा था। वरना भूल गए क्या विक्रम भाटिया को? उसने कैसा सबक सिखाया था तुम्हें? अपना नाम सुनकर विक्रम हड़बड़ा गया और नमन का याद आते ही उसे याद आया कि इसी चक्कर में वह रूबी वालिया को चुनौती दे बैठा और खुद अपंग हो गया था। वह दांत भींचकर कसमसा कर रह गया।
किंजल बहुत हिम्मत दिखाते हुए आगे बोली, नमन की एक कॉल पर वह तुम्हें दुनिया से उठा देगा और ऐसा उठाएगा कि वालिया परिवार कहीं से खोज निकाल नहीं पाएगा तुम्हें। अब गोल्डन चांस है, चुपचाप मेरे साथ चलो और अपनी जिंदगी जी लो। किंजल ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहा, उसे लगा था आदित्य को अंदर तक डरा दिया उसने। आदित्य की हंसी छूट गई, वह किंजल और आशा के पीछे खड़े विक्रम से बोला, विक्रम क्या तुम मरोगे मुझे? उसकी देखने की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए किंजल और आशा ने अपने पीछे देखा। उनको अब पता चला यहाँ कोई और भी मौजूद है। किंजल अपने ऑफर पर शर्मिंदा हुई, आखिर किसी और को भी पता चल गया वह आदित्य को क्या ऑफर कर रही। विक्रम आदित्य की बात का जवाब देने के लिए दोनों हाथों को न में हिलाता हुआ बोला, अरे ना जीजा जी कैसी बात कर रहे हो, मुझे मरना थोड़ी है। किंजल और आशा ने अब आदित्य की तरफ देखा। विक्रम इसको जीजा जी बोल रहा है, मतलब नमन से इतनी बड़ी अमाउंट लेने के बाद भी इसने आदित्य का कुछ नहीं किया। किंजल ने थूक गटका। आदित्य के चेहरे की स्माइल और आंखों में तेज कुछ इस कदर था कि उनका यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। किंजल जाने के लिए पलटी। रुको, आदित्य अचानक बोला। किंजल उसकी ओर देखने लगी। आशा के तो जैसे मुंह में शब्द ही खत्म हो गए हों। जाकर अपने नमन खुराना से कहना, जब तक वह वालिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता तब तक उसको रूबी से कोई खतरा नहीं, और रही बात मेरी, जब जब वो मुझसे टकराता रहेगा, मुझसे मार खाता रहेगा। किंजल पैर पटकते हुए वहां से चली गई, साथ ही आशा भी। उनके जाने के बाद विक्रम ने थोड़ी चैन की सांस ली और आदित्य से थोड़ी अटेंशन पाने के लिए बोला, जीजा जी आप कहें तो मैं इनको देखूं क्या? नहीं, तुम अपनी पेमेंट रेडी करो और मेरे पास ऐसी 10 गोलियां और तैयार हैं, कल तक इसके कस्म तुम्हारे पास होने चाहिए, कीमत इसकी मैं तुम्हें बता चुका हूं। विक्रम का चेहरा उतर गया। अब तक लोगों को घायल किया और पैसे लिए, पर अब घायल लोगों को ढूंढकर उनका इलाज भी करना है और पैसे भी लेने हैं। वह मना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान सजाते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं जीजा जी, ये कल तक जो जाएगा। उसने बोल तो दिया था पर उसका मन अपना सिर दीवार पर पटकने का कर रहा था। ओके अब तुम जाओ और अपने काम पर लग जाओ। आदित्य ने उस पर ज्यादा दया नहीं दिखाई। विक्रम जल्दी से पलटा और चला गया। वैसे उसको सही से चलने के कारण बहुत खुशी भी हो रही थी, ऐसा सिर्फ आदित्य ही कर सका है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक या ज्योतिष नहीं जो इतनी जल्दी पॉसिबल कर दिखाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में आदित्य के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। 28 कौन करेगा परपोज? ओके अब तुम जाओ और अपने काम पर लग जाओ। आदित्य ने उस पर ज्यादा दया नहीं दिखाई। विक्रम जल्दी से पलटा और चला गया। वैसे उसको सही से चलने के कारण बहुत खुशी भी हो रही थी, ऐसा सिर्फ आदित्य ही कर सका है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक या ज्योतिष नहीं जो इतनी जल्दी पॉसिबल कर दिखाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में आदित्य के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। विक्रम के जाने के बाद आदित्य को अपनी बॉडी में कुछ एनर्जी के प्रवाह का एहसास हुआ। वह जैसे खड़ा था, उसने अपनी बाहों को फैलाया और सिर भी पीछे को करते हुए मुंह पर उठा लिया। उसने आंखें बंद कर ली। अब उसको अपने आसपास गर्म सी रोशनी और ठंडी हवा के झोंके एक साथ महसूस होने लगे, पर उसने आंखें बंद ही रखी और अपनी पावर पर फोकस किया। लाल, हरी, नीली और पीली तरंगे आसपास से आकर आपस में उलझती हुई उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। आदित्य की पूरी बॉडी में तरंगे दौड़ रही थी। जैसे जैसे आदित्य गहरी सांसें ले रहा था, तरंगे उसके ब्लड में समाहित होती गई और धीरे धीरे पूरी तरह से उसकी बॉडी में घुल गई। उसके आसपास का टेम्परेचर भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। जब बिल्कुल पहले जैसा हो गया टेम्परेचर, तो उसने आंखें खोली और धीरे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके बाहें नीचे की। वह एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहा था। लगता है जैसे जैसे मैं अपने लिए सही डिसीजन ले रहा हूं, तब तब मेरी बॉडी और एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। मुझे अपने डिसीजन पर अटल रहना होगा। कहते हुए आदित्य अपने छोटे से घर को मैनेज करने लगा। अच्छे से पूरे घर को साफ सुथरा करने के बाद जब आदित्य शावर लेने चला तो उसको ख्याल आया उसने रूबी के दिए हुए कपड़े पहनकर घर की साफ सफाई की है, जिनकी कीमत लाखों में है। गहरी सांस लेकर उसने स्माइल किया और कपड़ों को झाड़ने लगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, रूबी ने तो पैसों की भी कोई परवाह नहीं की थी मुझे कपड़े दिलाते हुए। ये कहते ही आदित्य को जैसे कुछ याद आया, उसकी मुस्कान हताशा में बदल गई। वह दीवार पर टिकटिकी लगाकर खड़ा हो गया। पैसों की क्या, रूबी ने तो मेरा साथ देने के लिए मेरे स्टेटस और उनके स्टेटस के बीच के गैप की भी परवाह नहीं की थी, पर इतना कुछ क्यों करती है वो मेरे लिए। तभी उसको रूबी की वो चिढ़ाकर जाने वाली बातें याद आईं जो उसको आदित्य के बेहद करीब होने का एहसास दिला देती हैं। आदित्य को कुछ फीलिंग्स के एहसास से सांसों में तेजी और शरीर से ठंडी भाप के निकलने का एहसास हुआ। नहीं, रूबी ने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास भी करवाया है और साथ में दिल की धड़कन का भी एहसास करवाया है। उद्धरण चिन्ह। अपने दोनों हाथों को बालों में फेरते हुए, पता नहीं उनके दिल में मेरे लिए सच में कुछ है या सिर्फ वो मुझे चिढ़ा कर जाती हैं, पर मैं मेरे फैसले पर अटल हूँ। मैं रूबी के साथ प्यार में पड़ गया हूँ और यह बात मैं उनके सामने एक्सेप्ट करूंगा, भले ही नतीजा कुछ भी हो। विंडो के बाहर दूर खेतों में देखते हुए, आज मैं रूबी को प्रपोज करने जाऊंगा। कहते हुए आदित्य की आंखों में एक चमक थी। इधर रूबी भी रूम में सोफे पर अकेले बैठी हुई थी।
वह ख्यालों में खोई हुई लग रही थी। उसने बीती रात एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जिससे बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ उसके परिवार में भी तहलका मच गया था। रूबी को खुद को आदित्य पर भरोसा था, पर उसने एक ऐसे लड़के को चुना था जिसके पास सफलता की कोई बैकग्राउंड नहीं थी। भले ही उसका डिसीजन गलत भी हुआ तो भी वालिया फैमिली को तुच्छ सा भी नुकसान नहीं होगा, पर सभी उसके डिसीजन के तर्क पर हैरान थे। इस वक्त उसने एक सिंपल सा नीले रंग का गाउन पहन रखा था। उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था जो सोफे के पीछे से फर्श को भिगो रहा था। तभी डोर नॉक हुआ। रूबी ने उस ओर देखा तो मे आई कम इन कहते हुए उसकी सेक्रेटरी ने अंदर आने की परमिशन ली। भले ही रूबी कुछ थकान महसूस कर रही थी, पर उसका नेचर कुछ ऐसा था, वह काम के लिए आए स्टाफ को कभी बहाना नहीं बनाती थी। अपने चेहरे पर सीरियसनेस को बरकरार रखते हुए सेक्रेटरी के बोलने का इंतजार करने लगी। मैम, कुंदन ओबरॉय ने अपने ब्रदर इन लॉ के बेटे विराट सान्याल का रेफरेंस दिया था ग्रेट वालिया को। रूबी यह सुनते ही थोड़ा चौकन्नी हो गई। रूबी ने हामी भरी। तो शेड्यूल में वो आज गेस्ट हैं। इवनिंग 5 बजे। रूबी का मुंह कड़वा सा हो गया, पर उसने यह जताया नहीं। ओके, जरूरी अरेंजमेंट्स होने चाहिए। मन मारते हुए रूबी ने अपना फर्ज निभाया। सेक्रेटरी का चेहरा खिल गया, वह तुरंत वहां से चली गई। रूबी हताश होकर सोफे पर गिर गई। ओह नो दादाजी, विराट वो जगह नहीं ले सकता, मैंने अपने लिए लड़के को चुन लिया है। रूबी की आंखों से आंसू बह निकले। असल में विराट सान्याल ने पिछले 3 सालों में अपने पापा के बिजनेस को टॉप 10 की कगार में लाकर खड़ा कर दिया था। उसकी राइजिंग इमेज को ध्यान में रखते हुए कुंदन ओबरॉय ने ग्रेट वालिया जानी की रूबी के दादा अर्जुन वालिया से बोलकर रूबी के साथ उसकी एक ब्लाइंड डेट फिक्स करवा दी थी। पर रूबी दिल से आदित्य को चाहने लगी तो किसी और से इस बारे में बात तक नहीं करना चाहती थी। पर अपने दादाजी को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता था। तो रूबी को विराट से एक मुलाकात करनी पड़ेगी, ये जानते हुए भी कि वह उसको प्रपोज करने आने वाला है। रूबी का दिल डूब सा रहा था। रूबी अपने दादाजी के कहे का मान रखने के लिए सही से तैयार हो गई। वह तैयार किए गए गेस्ट रूम में थी। काश आदित्य आ जाए, इसके दिल ने कामना की। तभी एक स्टाफ ने आकर कहा, मैम मिस्टर कपूर आपसे मिलने आए हैं। 29 प्यार का इजहार। रूबी अपने दादाजी के कहे का मान रखने के लिए सही से तैयार हो गई। वह तैयार किए गए गेस्ट रूम में थी। काश आदित्य आ जाए, इसके दिल ने कामना की। तभी एक स्टाफ ने आकर कहा, मैम मिस्टर कपूर आपसे मिलने आए हैं। बिना कुछ भी आगे सोचे उसने झट से जवाब दिया, लेट हिम इन। उसका दिल गुलाब के फूल के जैसे खिल सा गया। वह अपने आसपास देखने लगी और धीरे से बड़बड़ाए, हे भगवान, आज तो आप कहीं पास ही बैठे होगे। जो बोलते सार ही मेरी विश पूरी कर दी। तभी आदित्य रूम के अंदर दाखिल हुआ। उसको देखते ही रूबी की नज़रें उस पर जम गई। व्हाइट शर्ट से झांकती शेप्ड बॉडी, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले, ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शूज, आस्तीन को फोल्ड किया हुआ और बालों को सलीके से सेट किया हुआ और चेहरे पर कॉन्फिडेंस उसको एक सेक्सी लुक दे रहा था। आदित्य सच में आई कैचिंग लग रहा था। रूबी की तो सांसें थम गई। वह एकटक आदित्य को देखने लगी। आदित्य का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ब्लू गाउन, साथ परमेल्स नेक चेन और ईयररिंग्स में रूबी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। हमेशा की तरह उसके खुले लंबे बाल जो उसकी ब्यूटीफुल लुक को हमेशा बनाए रखते हैं। रूबी के उभरे हुए सीने को देखकर आदित्य के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और कुछ अरमान उसके दिल में जागने लगे। खुद पर कंट्रोल करते हुए वह बोला, रूबी आप फ्री हैं क्या? कहते हुए मुश्किल से आदित्य ने पलकें झपकाए। ऐसा उसको सिर्फ रूबी को देखकर ही होता था। किंजल के साथ भले ही वह दिल से लॉयल था, पर उसके लिए कभी उसके दिल में उसको बाहों में भरने के अरमान तक नहीं जागे थे। रूबी को वह तन मन से अपना बना लेना चाहता था। उसकी आवाज़ से रूबी का ध्यान भी टूटा। वह भी खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल में लाती हुई बोली, आदित्य आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वह चलकर आदित्य के पास आ गई। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। उसको रूबी की ओर से कोई इन्विटेशन नहीं मिला था, वह खुद अपने मन से यहाँ आया था। मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन क्यों? आदित्य ने कंफ्यूज सा होकर पूछा। रूबी ने दांतों तले जीभ दबा ली। आज उसकी जुबान फिसल गई। इंतजार तो वह अपने दिल में कर रही थी। अब आदित्य को क्या जवाब दे? बात को गोलमोल करते हुए बोली, आप इतनी शाम को यहाँ? कुछ हेल्प चाहिए थी क्या? रूबी आपने बताया नहीं, आप इंतजार क्यों कर रही? मेरा कुछ काम था तो कॉल कर लेती। रूबी को समझ नहीं आया क्या बोले। वह इधर उधर नजरें घुमाती हुई बोली, वो मैं तो हमेशा ही आपके इंतजार में रहती हूँ। वो आप अभी न्यू है ना बिजनेस में, तो हेल्प की जरूरत कभी पड़ सकती है। रूबी की बॉडी लैंग्वेज से साफ समझ आ रहा था वह बात घुमा रही है। उसकी गालों पर लाली छा गई, जिसको आदित्य ने साफ साफ नोटिस कर लिया। उसको याद आया, रूबी हमेशा उसको चिढ़ाकर उसके एहसास जगाकर चली जाती है। आज रूबी को शर्माते देखकर आदित्य के चेहरे पर एविल स्माइल फैल गई। आदित्य हाथ बांधकर खड़ा हो गया और रूबी को इंटेंस नज़रों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, इसी वजह से इंतजार हो रहा था मेरा, या उस बात के लिए जो आप मुझे याद दिलाती रहती हैं? ये सुनते ही रूबी ने चेहरा उठाया, पर जैसे ही उसकी नज़रें आदित्य की नज़रों से टकराईं उसको लगा आदित्य की नशीली आंखों उसकी बॉडी को स्कैन कर रही हैं।
उसको लगा आज उसका दिल सीने से बाहर आकर धड़कना शुरू कर देगा, साथ ही उसको अपने आसपास गर्माहट का एहसास हुआ और आदित्य के नज़रों के सामने टिक पाना मुश्किल हो गया। वह नज़रें फेर कर झुंझलाते हुए बोली, वो मैं नाराज हूँ आपसे। कहते हुए वह थोड़ा दूर जाने को पलटी, तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रूबी संभल नहीं पाए और आदित्य के सीने से जा लगी। उसका एक हाथ आदित्य के हाथ में था, दूसरा हाथ आदित्य के सीने पर टिका हुआ था। आदित्य ने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया, जिससे वह आदित्य की आंखों में देखने के लिए मजबूर हो गई। आदित्य ने फूंक मारकर उसके चेहरे पर आई जुल्फों को उड़ा दिया, जिससे रूबी के तन बदन में आग लग गई। उसको सांसें भी सुपर फास्ट ट्रैक को स्पीड से चलने लगी। आदित्य उसको तिरछी मुस्कान देते हुए सेडिक्टिव वॉइस में बोला, बताओ ना, क्यों इंतजार हो रहा था मेरा। रूबी के दिल की धड़कन बाहर भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। आज आदित्य का कॉन्फिडेंस देखकर रूबी हैरान थी। भले ही वह खुद भी आदित्य से यही चाहती थी, पर आज उसको फेस करने की रूबी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह आदित्य को धक्का देकर पीछे हटने लगी, तभी आदित्य ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। रूबी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। आदित्य उसके कान के पास मुंह ले जाते हुए धीरे से बोला, आज नहीं जानना क्या उस दिन मुझे क्या महसूस हुआ था। रूबी अपनी ही बात पर शर्मसार हो गई, न आदित्य से छूट पा रही थी, न ही उसको फेस कर पा रही थी। उसने सिर झुका लिया, पर उसको इतना तो समझ आ गया था, आदित्य आज पहले जितना नर्वस और शाय नहीं था। अगर आदित्य अपनी ओर से कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे उनसे मुंह नहीं फेरना चाहिए। सोचते हुए रूबी ने अचानक सिर उठाया और आदित्य की आंखों में देखने लगी। उसके दोनों हाथ आदित्य के हाथों में थे, पर आदित्य ने इतना सॉफ्टली पकड़ा हुआ था, उसको बिल्कुल हट नहीं हो रहा था। वह अपने चेहरे की मनसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए बोली, जानना है। अब उसने रूबी के हाथ छोड़ दिए और थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। रूबी उसके इस रिएक्शन पर हैरान रह गई। आखिर यह आदित्य चाहता क्या है? वो तो मैं आपको दोबारा एक्सपीरियंस करने के बाद ही बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। रूबी को लगा उसकी गर्म बॉडी पर ठंडा पानी डाल दिया हो किसी ने। वह एकटक रूबी की नज़रों में देखते हुए बोला, आई लव यू रूबी। 30 विराट और आदित्य। अब उसने रूबी के हाथ छोड़ दिए और थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। रूबी उसके इस रिएक्शन पर हैरान रह गई। आखिर यह आदित्य चाहता क्या है? वो तो मैं आपको दोबारा एक्सपीरियंस करने के बाद ही बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। रूबी को लगा उसकी गर्म बॉडी पर ठंडा पानी डाल दिया हो किसी ने। वह एकटक रूबी की नज़रों में देखते हुए बोला, आई लव यू रूबी। आदित्य की यह आवाज़ रूबी के कानों में गूंज गई। उसको एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ उसने क्या सुना। अपनी मुस्कान को छुपाने के लिए उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और आदित्य की आंखों में देखने लगी। रूबी की आंखों में जैसे खुशी की चमक थी। आदित्य रूबी के जवाब का इंतजार कर रहा था, तभी रूम का डोर नॉक हुआ। रूबी सकपका गई। थोड़ा खांसकर उसने खुद को अभी अभी बनी हुई सिचुएशन से बाहर निकाला और बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर एरोगेंट भाव लाए। आदित्य को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह वैसे का वैसे ही हाथ बांधकर खड़ा रूबी को गौर से देख रहा था। जब रूबी ने उसको देखा तो आदित्य की हंसी छूट गई, जिससे रूबी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, छेड़ना बंद करो, आप पहली बार नहीं देख रहे मुझे। वन अनोदर गेस्ट इज कमिंग टू ज्वाइन। रूबी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, ओके, आई वांट टू सी अनोदर गेस्ट, कैन आई ज्वाइन? आदित्य ने एक भान उठाते हुए कहा। तभी रूम का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। रूबी ने आदित्य से कहा, वाई नॉट? फिर दोनों ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। ये लड़का कोई और नहीं विराट सान्याल था। उसकी हाइट भी आदित्य जितनी ही थी। फिट बॉडी, साफ सुथरा महंगा सूट, बालों को जेल से सेट किया हुआ जैसे अभी अभी बिजली की तार को छूकर आया हो, पर कुल मिलाकर वह टीवी सीरियल के किसी हैंडसम हीरो जैसा ही लग रहा था। वह रूम में घुसते ही रूबी के सामने आकर खड़ा हो गया। मिस वालिया, आप सिटी में कितने दिनों से आई हुई हैं? मुझे तो बता देती इस बारे। वह बात शुरू करने को बहुत ही उतावला सा लगा। इसमें आपको बताने जैसी कौन सी बात है? रूबी ने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर कहा। विराट को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, पर बात को जारी रखने के लिए उसने आगे कहा, मैंने सुना है आप एक आदित्य कपूर नाम के लड़के के करीब आई हैं। मैं तो हैरान हूँ, वह कैसा होगा जो इतनी आसानी से आपकी नज़र में आ गया? आई एम आदित्य कपूर। आदित्य उसकी रूबी पर टिकी नज़रों को डिस्टर्ब करने के लिए बोल पड़ा। विराट ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। सिंपल से कपड़ों में भी आदित्य की लुक किल थी। रियली? वह थोड़ा मजाक उड़ाने वाली टोन में लग रहा था। फिर भी उसने हाथ उठाया और कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर कपूर। आदित्य ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। नाइस टू मीट यू टू। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, आदित्य को अपने हाथ पर प्रेशर फील हुआ। उसने विराट के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर प्लेफुल एक्सप्रेशंस थे। आदित्य की हंसी छूट रही थी, मगर उसने कंट्रोल रखा। अगले ही पल विराट का चेहरा बदल गया। पहले प्लेफुल, फिर शौकन, फिर गुस्से वाले और फिर डर वाले एक्सप्रेशंस थे। विराट को लगा उसका हाथ आयरन क्लैंप में फंस गया हो और अब उसके हाथ की हड्डियों का कचूमर बन रहा हो। विराट का चेहरा लाल होने लगा। वह रूबी के सामने चिल्लाना भी नहीं चाहता था और आदित्य की पकड़ को भी झेल पाना शायद उसके बस में नहीं था। वह अपना हाथ बाहर निकालने के लिए बेताब हो गया।
उसके बदसूरत हो चुके चेहरे को देखकर आदित्य ने जानबूझकर चिंता जाहिर करते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, आपका चेहरा इतना भयानक क्यों लगने लगा अचानक। विराट ने गुस्से में लगभग खून उगल दिया पर आवाज अंदर ही दबी हुई रह गई। आदित्य आगे बोला, आई नो सम हेल्थ टेक्निक्स, क्या मैं आपको चेक करूं? आदित्य के होठों पर आधी मुस्कान सजी हुई थी। हाथ छोड़ दो, विराट के मुंह से निकला, वैसे वह कहना नहीं चाहता था। ओह, आपको पहले बोल देना चाहिए था, आदित्य ने थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए कहा और अचानक हाथ छोड़ दिया। क्योंकि वह पहले ही हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, हाथ छूटते ही वह संभाल नहीं पाया, अपनी जगह से 2 कदम पिछले उछल गया और मुश्किल से गिरने से बचा। तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो? मेरे साथ खेलने की? विराट सान्याल के साथ खेलने की? अंजाम से वाकिफ नहीं होना? वह भूल ही गया इस वक्त रूबी का गेस्ट बनकर खड़ा है। मुझे तो तुम कहीं से भी टॉय नजर नहीं आ रहे, तो मैं क्यों खेलूंगा? आदित्य मुस्कान दबाते हुए बोला। तुम, कहते हुए विराट ने दांत पीसकर उंगली से आदित्य को पॉइंट किया, पर आदित्य ने अपनी ओर उठी उसकी उंगली को उसकी मुट्ठी में ही मोड़कर बंद कर दिया और उसका हाथ उसकी पॉकेट में धकेल सा दिया। विराट को काफी इंसल्टिंग लगा, लेकिन शुरुआत उसने खुद की थी, पर आदित्य इस कदर उसको अपना बल दिखाएगा यह उसने सोचा नहीं था। उसके फूफा कुंदन ओबरॉय ने उसको बता दिया था कि आदित्य कपूर के पास अभी पैसा नहीं, इसलिए आदित्य को बाहर भी देखा जा सकता है। यही सोचकर विराट बोला, रूबी की रिस्पेक्ट के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। आदित्य ने उसकी बात पूरी होने तक का भी इंतजार नहीं किया और रूबी से बोला, मैं आपसे जो कहने आया था उस बारे में बता चुका हूं, साथ में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूं। कहते हुए आदित्य ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जो रेड कलर का था और वेलवेट से कवर किया हुआ था। रूबी तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई, आदित्य उसके लिए क्या लाया होगा। विराट का भी मुंह खुला ही रह गया। बॉक्स को देखकर लग रहा था इसमें रूबी के लिए रिंग होगी। विराट के सामने रूबी को कोई रिंग पहनाकर प्रपोज कर रहा है, यह उसके लिए डूब मरने वाली बात है। सॉरी बीच में बोलने के लिए, लेकिन पता चला है कि आप में 83% लोग सिर्फ सुनते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल ARK नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले, तभी सबसे पहले स्टोरी आपके पास आएगा। लेकिन जैसे ही आदित्य ने बॉक्स रूबी के सामने खोला तो उसमें एक छोटी सी गोली पड़ी थी। विराट ने पहले तो राहत की सांस ली, पर आदित्य को ऐसे भी कैसे छोड़ दे, वो भी रूबी के सामने। तुम ये गिफ्ट ले हो, स्ट्रीट वेंडर से डिबिया लेकर उसमें सिर दर्द की गोली रखकर, क्या यह मिस वालिया के साथ मजाक नहीं? आदित्य ने एक साइड से होंठ को मोड़ा और बोला, बकवास, मैंने किराने को दुकान से लिया है बॉक्स, और इस पिल के बारे में मैं तुम्हें कभी नहीं समझा सकता। विराट और कुछ बोल पता रूबी बोली, वाओ सो नाइस। कहते हुए उसने बॉक्स पकड़ा और टैबलेट मुंह में रख ली। इसके घुलते ही उसको अपने जॉइंट्स में एक एनर्जी का एहसास हुआ। आप हर बार कमाल करते हो, उसने आदित्य से कहा। ये सुनकर विराट का मुंह कड़वा हो गया। उसने झट से अपने कोट की इनर पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और रूबी के आगे किया, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, प्लीज एक्सेप्ट। फिर आदित्य की ओर देखकर विक्ट्री वाली स्माइल देते हुए बोला, इसे कहते हैं गिफ्ट बॉक्स, किराने की दुकान तक ही जाने वाला इसकी डेकोरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। कहते हुए उसने रूबी के सामने बॉक्स ओपन किया। जैसे ही गिफ्ट बॉक्स उसके सामने खुला, रूबी की तो आंखें खुली की खुली रह गई। क्या ये स्टोरी पसंद आया? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।